स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन पर। आज हम क्षेत्रमिति के अगले वाले पार्ट में, जिसका पार्ट है वृत्त, सर्कल। ओके, तो अभी जो चल रहा है इसको 2D बोलते हैं। 2D का मतलब 2 डायमेंशन। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन और डायमेंशन इन्हें होता है विमाएं। ओके, जिसको हम केवल एक ही तरफ से देख सकते हैं। ओके, इसके बाद आएगा 3D। तो 2D से मिलकर ही 3D बनता है। तो पहले 2D को यदि आप अच्छे से समझ लेते तो 3D समझ में आ जाएगा। 3D ओके, जबकि आपको अच्छे से पता है 2D और 3D में अच्छे से डिफरेंस भी पता है, पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं 2D कौन सा और 3D कौन सा है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी जो चल रहे हैं सब 2D चल रहे हैं। अब देखिए वृत्त की बात करें तो वृत्त में क्या होता है, ये एक वृत्त है। ओके, ठीक है, ये इसका केंद्र है, पहले समझ लीजिए। जिसको पता है वो वीडियो को आगे भी बढ़ा सकता है ना, और जिनको बिल्कुल नहीं पता है वो नोट डाउन भी करेंगे। इसको ये जो बाहर वाला भाग है ये परिधि होता है, और ये वाला जो भाग होता है ये केंद्र होता है। ओके, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, और परिधि को सरकमफेरेंस, और ये जो भाग होता है ये डायमीटर होता है, ये पूरा भाग, जिसको हम व्यास बोलते हैं। व्यास, डायमीटर। ओके, है ना। इसका जैसे मान लीजिए ए बी एक व्यास है और ये ओ एक वृत्त का केंद्र है, तो ये ओ बी तक की जो लंबाई है ये रेडियस होती है। रेडियस मतलब त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये था इसका बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये हो जाए त्रिज्या हमारा, तो व्यास की ये आधी होती है भैया त्रिज्या। अब यहाँ हम फार्मूले में हम इसको कवर अप करेंगे। देखिए पहले नंबर पे हम देखते हैं व्यास। तो सबसे पहले हम देख लिया हमने वृत्त, तो वृत्त का हम देख लिया गोलाकार आकृति होती है। ओके, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कागज है और कागज को आप एक गोलाई भाग वाले काट देते तो ये आपका सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है, सर्कल। दूसरी बात बताता हूं मैं आपको कि यदि ये वृत्त है और आपने जो पहिया है हमारा बाइक का पहिया, साइकिल का पहिया, इसके रिंग वगैरह से उसमें तुलना करेंगे तो जो रिंग होता है वो परिधि होता है। जहाँ एक्सल होता है एक्सल साइकिल या इनमें, वो आपका केंद्र हो जाता है। और इसके बाद जो डायमीटर, दोनों को यदि मिला दिया डायमीटर हो जाता है। ओके, तो परिधि किसे कहेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। तो जो परिधि होता है, एक पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी को पहिए की परिधि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक लाल कलर का निशान लगा देते हैं, ऐसा ये यहीं से चला है, ऐसा रास्ते पे चल रहा है, ऐसा चल रहा है, और ये पहिया है, और ये जब ऐसा चलेगा तो आपको पता है ये ऐसा चलेगा। तो मान लीजिए यहाँ है, तो ये ऐसा घूमता जिसे यहाँ तक चलते आ गया, तो एक चक्कर ये पूरा जब घुमा तो यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई है, इतनी जो लंबाई है ये परिधि है। क्या है, इस लंबाई को ही हम कुल लंबाई को तो परिधि बोलते, पहिए की परिधि। तो एक चक्कर में चली गई दूरी को पहिए की परिधि कहा जाता है। दूसरी बात आ जाती है व्यास। देखिए अंतिम, देखिए वृत्त पर स्थित दो बिंदु को यदि मिलाया जाए और वो सरल रेखा यदि केंद्र से होकर गुजरे तो उसे हम डायमीटर अर्थात व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, अब देखिए थोड़ा सा और बता देता हूं। जैसे ये है, अब ये वाला भाग भी होता है इसमें, ये भी होता है, ये भी होता है। तो हमारा जो व्यास होता है वो होता है जो केंद्र से होकर जाता है। क्या होकर जाता है, ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाती है और दो बिंदु को मिलाती है वृत्त पर स्थित, तो वो जो रेखा हमारा व्यास कहलाती है। और ये बाकी की रेखा अभी बोल देते, मान लीजिए वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, तो व्यास नहीं होती है, वो होती है जीवा, जिसको इंग्लिश में कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोड, है ना। तो भाई ये हो जाती जीवा, ये हो जाता व्यास। तो क्या एक प्रश्न उठ रहा होगा आपके अंदर कि क्या व्यास भी एक जीवा है? यस, व्यास भी एक जीवा है, लेकिन कौन सी जीवा है ये, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। क्या है ये, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है ना। तो जीवा का मतलब आप समझ गए। तो जो जीवा है वो वृत्त को दो भाग में विभाजित करती है। अब वो कम ज्यादा भी हो सकता है, यदि बराबर भाग में विभाजित कर रही है तो वो ही जीवा आपका व्यास होती है। देखिए दो बराबर भाग में विभाजित कर दिए। अब यदि ये जीवा तो एक बड़ा भाग और एक छोटा वाला भाग, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा दो भाग हो जाएगा, ये इधर वाला
देखिए, और ये इधर वाला भाग। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? चलिए, तो यहाँ इससे मतलब इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड हमें समझ में आ चुका है कि परिधि क्या, व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है। वो त्रिज्या मैंने बता ही दिया कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यदि आधा पार्ट मान ले तो ये क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या कहलाती है। ओके, अब परिधि का जो सूत्र होता है वो कहाँ होता है? तो सबसे पहले जो आर्यभट्ट हैं उन्होंने जितनी भी गोलाकार वस्तु है उनके बारे में जब अध्ययन किया, तो जब उनका चक्कर लगाया, मतलब किसका, गोलाकार वस्तु का यदि हम चक्कर लगाते हैं तो जो परिधि है, कितनी भी परिधि हो उसकी, यदि उसके व्यास से भाग लगा दे, क्या लगा दे, व्यास से यदि भाग लगा दे उसका जो डायमीटर है, तो हमें जो वैल्यू निकलेगी वो पाई के बराबर होगी। अर्थात जो भी मान आएगा, चाहे परिधि की लंबाई कितनी भी हो और उसके व्यास से यदि भाग लगाते, जैसे मैंने आपको बताया था, ये परिधि पूरी एक वृत्त की परिधि, ये चल चल के इतना का, ये लंबाई, अब इसके व्यास से यदि इसमें भाग लगाऊंगा तो हर बार आपके पास एक वैल्यू आएगी 3.1422 ऐसे, तो मतलब 3.14, जो कि एक अपरिमेय संख्या आ रही थी। क्या आ रही थी? एक अपरिमेय संख्या। इस अपरिमेय संख्या को हम बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाई। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली कभी पूछ लेते हैं कि पाई किस प्रकार की संख्या है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें रिपीटिंग हो जाता है। जैसे क्योंकि पाई का वैल्यू में 2 होता है, एक तो 22/7 होता है, जब हम 7 से भाग लगाते जाते हैं तो 3.142 और आती चली जाती गिनतियां पर बंद नहीं होती है और रिपीटिंग डेसिमल वापस रिपीट हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं भैया, 22/7। पाई एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हम भाग लगा रहे थे, चाहे कितनी भी बड़ी परिधि हो, उसको व्यास से यदि भाग लगा दे तो आपका जो मान आएगा वो दशमलव में आएगा, 3.142 ऐसा कुछ आएगा। तो इस मान को हमने एक नाम दे दिया पाई, और इसकी एक वैल्यू रख ली हमने 22/7। क्या रख लिया? 22/7। तो ये व्यास देखिए पाई, और इसको परिधि को सी से प्रदर्शित कर, सरकमफेरेंस, और ये हो चुका डी। अब डी इधर गया तो ये गुणे में चला गया, पाई इंटू डी इज इक्वल टू सी। क्या गया? सी। तो सी इज इक्वल टू पाई इंटू डी। तो ये वृत्त, ये परिधि का सूत्र हो गया पाई इंटू डी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र याद होना चाहिए। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? पाई इंटू डी। तो वृत्त की परिधि क्या है? एक चक्कर में चली गई दूरी, यदि पाई को उसको डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पाई इंटू डी हो जाएगा। अब डायमीटर इज इक्वल टू 2 गुना आर होता है। त्रिज्या का डबल होता है व्यास, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ये आपको नोट करना है। तो देखिए सी इज इक्वल टू पाई और इस डी का मान रख दीजिए 2r, तो सी इज इक्वल टू फार्मूला बन गया 2πr। क्या बात समझ में आ गई? अब वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया जो होता है, इसका सूत्र होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। अब अर्ध परिमाप, सॉरी, जो परिमाप के बाद अर्धवृत्त है ना, जैसे अर्धवृत्त का मतलब यदि आधा वृत्त हो, मतलब इधर वाला भाग ही नहीं हो, आधा हो, तो आप क्या करेंगे? तो इसका भी जरूरत लगती। तो आधा है तो 2πr। देखिए परिधि है तो अब जो परिधि को मतलब होता है टोटल भुजाएं होती है। अब परिधि मतलब ये इतना था, आधा यदि काट देते तो ये क्या हो जाता आपका, देखिए यहां से यहां तक इसका सूत्र हो जाता कि 2πr में यदि मैं 2 से भाग लगा दूं तो ये क्या हो गया? πr। बिल्कुल, ये इसके परिमाप में बहुत ज्यादा समस्या आती है कि एक्चुअली में हम इसका जो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, तो मतलब आधा जो वृत्त है, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ध्यान से रखना कि इसमें आधे का भाग लगा तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, 1/2 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब ये 1/2 पाई आर स्क्वायर क्योंकि आधा कर दिया, पर यहां हमेशा गलती होती है, बहुत ज्यादा मेजर मिस्टेक होती है वृत्त की परिधि में भी आ गया। अब वृत्त अर्ध, अब वो क्या बोलते हैं कि सब कभी कभी वो वृत्त की परिधि नहीं पूछते, आपसे बोलते हैं अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त का मतलब ये ध्यान से समझिए, तो आपको इसका सूत्र भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आधा यदि होता, परिधि का मतलब ये यहां से यहां गया और यहां ये टोटल लंबाई थी, तो इसका सूत्र था 2πr। आधा करता तो मैं 2 से भाग लगा दो तो क्या बन गया? πr। बना है नहीं बना? प्लस। अब मैं यहां तक का चाहिए, अर्ध परिमाप का मतलब मुझे इतना सा चाहिए। अब यदि ये वाला भाग नहीं होता तो इसका सूत्र बन जाता भैया πr। क्या बन जाता? πr। लेकिन यहां भी अब ये चला इतना, तो ये क्या था? ये व्यास था। तो व्यास कितना होता है? या तो πr प्लस d, या इसका सूत्र बन गया πr और d इज इक्वल टू, मैंने अभी जस्ट बताया 2r। क्या होता है? 2r, क्योंकि r प्लस r ये भी तो जुड़ेगा। तो क्या बन गया हमारा सूत्र? πr प्लस 2r। यदि मैं r कॉमन ले लेता हूं
तो पाई प्लस 2 इसका सूत्र बन जाता है। क्या बात समझ में आ गई है कि नहीं आई है? दूसरी बात कि जो क्षेत्रफल होता है इसकी जो इकाई होती है वर्ग में होगी, जो भी होगा वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग इकाई होगी। और जो परिधि, जो लंबाई जितनी भी होती है वो आपको पता है वर्ग होता नहीं, चाहे सेंटीमीटर हो या मीटर में हो, किलोमीटर में, ऐसे में वो हो सकता है। तो r इक्वल टू पाई प्लस 2 जो भी कुछ है इकाई है ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, मीटर है तो मीटर। क्या समझ में आ गया इसका फार्मूला? r प्लस पाई 2 कहां से आया? मैंने एक एक चीजें आपको नोट डाउन करवाई है और एक एक चीजें डिटेल जड़ से बताई है, ताकि कभी भी यदि वो पहली बार भी यदि वृत्त के बारे में समझ रहा हो तो उसको समझ में आ जाएगा। अब वृत्त के बाद इसी में एक और आ जाता है, वो आ जाता है त्रिज्याखंड और चाप की लंबाई। एक्चुअली में ये क्या होते हैं यहां भी देख लीजिए, है ना। देखिए ये है वृत्त, ओके। अब इसकी जो वैल्यू हमने, जो इसका क्षेत्रफल हुआ पाई r स्क्वायर किया था, पाई r स्क्वायर, और टोटल घूम रहा है, यदि एक बार यहां से घूम रहा है तो 360 घूमेगा। कितने में से घूमेगा? 360 में से। पर 360 से 360 कट जाता है तो क्या बच जाता है? पाई r हम सीधा कर देते हैं। अब त्रिज्या खंड आ जाता है, एक सेक्टर बोलते हैं जिसको हम त्रिज्या खंड कहते हैं, वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वो त्रिज्या खंड को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहां देखते हैं पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर कितने भाग में से, 360 में से वो कितना उसको क्षेत्रफल चाहिए? मान लीजिए वो इतना चाहिए ही नहीं, क्या चाहिए उसको? ये रेडियस है, ओके। अब वो कह रहा है यदि दो चाप लगा देता हूं, एक तो यहां पर, एक यहां पर लगा दिया मैंने, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग, ओके। मान लीजिए ये आपको 1 to 20 दे दिया, तो हमें केवल इतना सा क्षेत्रफल चाहिए। अब ये पूरा नहीं चाहिए उसको, मान लीजिए मुझे इतना ही पुताई करनी। कभी कभी आपने चित्र में देखे होंगे कि एक पूरा वृत्त रहता है और वो डिजाइन डाल देता है, एक रेड कलर की, इतना भाग वो ब्लू कलर का, ओके। ये ब्लू या रेड कलर ले लिया हमने, ये ब्लैक कलर ले लिया, रेड कलर, तो ये भाग जब बढ़ गए तो टोटल 360 नहीं बचा पाया r स्क्वायर। हमने किया भैया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपसे बोल देता लाल रंग का क्षेत्रफल निकाली, तो लाल तो जरा सा है ना, तो कितना एंगल है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है, वही तो इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। तो कितना एंगल? तो यह आ जाएगा 120/360। तो इसका सूत्र क्या बना त्रिज्याखंड का? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। जितना थीटा हो वो इसका सूत्र बन गया। कितना इजी है, क्या बात समझ में आई? पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। एक आता है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई, लंबाई मतलब मैंने क्या बताया था? परिधि। तो टोटल जो कुल लंबाई होती है तो ये तो हो जाता है परिधि। अब मुझे आधी चाहिए, जैसे ये एक वृत्त है वृत्त। अब ये वाला जो भाग है, मान लीजिए ये वाली त्रिज्या है, ये वाला भाग, आपको बोलते हैं वो व्यक्ति कितना चला, तो वो इतना सा ही चला। अब ये वाला भाग तो चला नहीं, ओके। तो ये वाला जो भाग यहां से यहां तक की ये लंबाई को क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे चाप की लंबाई। डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी कि दो आर्क से घिरा हुआ ये तो क्षेत्रफल तो क्या कहलाएगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दो आर्क, आर्क का मतलब ये ऐसे निशान होता है इसका, आर्क, आर्क का मतलब चाप, है ना, जो लगाते हैं। तो दो चाप के बीच की जो लेंथ होती है वो चाप की लंबाई होती है। दो बिंदुओं के बीच का जो चाप लगाते हैं उनके बीच का डिस्टेंस, है ना, तो ये हो जाता है चाप की लंबाई। क्या बात? अब चाप की लंबाई का सूत्र तो होता है 2 पाई r। क्या होता है? 2 पाई r। लेकिन कितना आया है वो यहां से यहां तक, तो टोटल तो नहीं घुमा, तो क्या उसका सूत्र लगाएंगे तो क्या बताएंगे? 2 पाई r थीटा बटा 360। ये इसका सूत्र बन गया। ये किसका बन गया? चाप की लंबाई का सूत्र। कभी कभी बोलते भैया चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा? चाप की इसकी लंबाई क्या होगी, कितना आर्क होगा, तो 2 पाई r इंटू थीटा बटा 360। क्या बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? एक कभी कभी पूछ लेते संगत जीवा, अब ये अभी नया ऐड कर दिया गया है, तो ये भी आप देख लीजिए बिल्कुल, है ना। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपका ये वृत्त है और ये आपको पता है ये वाला भाग है, ये दो चाप मैंने ले लिया और ये दो भाग में मैंने एक जीवा है। जैसे कि मान लीजिए ये है, इसको मैं एक भाग, तो एक वाला जो भाग है ये वाला माइनर आर्क, माइनर का मतलब होता है मतलब छोटा, और इधर वाला जो मेजर आर्क मतलब बड़ा दीर्घ, है ना, तो दीर्घ वृत्तखंड। तो एक तो होता है दीर्घ वृत्तखंड, ध्यान से समझना, ये दीर्घ वृत्तखंड है और ये लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड है, ना कि त्रिज्याखंड, ध्यान रखना। तो दीर्घ वृत्तखंड और लघुखंड, तो लघुखंड कौन सा होता है? छोटा वाला भाग, और बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड। अब देखिए
इसका सूत्र तो सीधे सी बात है कि कितना भाग है। अब यह मान लीजिए एक ये त्रिज्या है, त्रिज्या और ये जीवा है। यदि ये यहां से मैं खींचता और आपसे बोल देता कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए, तो इतना सा भाग आया। तो क्या करता मैं कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल या तो पूरा निकाल लो, तो ये वाला जो भाग बना ये, तो नीचे तक ये क्या बन गया, त्रिज्या खंड का। क्या बन गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल समझ आ गया, माइनस है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है पूरा। अब उसमें से त्रिभुज का हटा दो, यदि ये त्रिभुज हटा देंगे तो नीचे का क्षेत्रफल बच गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या रहता है कि कभी कभी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की भुजा नहीं देते थे, तो इसका ब्रह्मास्त्र एक है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वाला फार्मूला आप नोट कर लेना, काय के लिए है ये, संगत के लिए। किसके लिए, कि संगत वृत्त खंड का सूत्र। तो वृत्त खंड का क्या, त्रिज्या खंड का वृत्त खंड का सूत्र है। किसका सूत्र है ये, वृत्त खंड का। तो वृत्त खंड का आपसे पूछे वृत्त खंड का सूत्र क्या होता है, तो मैं समझा दिया कि ये तो टोटल तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कभी कभी त्रिभुज यदि संभव हो तो हम सीधा निकाल सकते हैं √3/4 इंटू साइड इसका। कभी कभी वो भुजा ही नहीं देते हैं, क्योंकि एक तो दे देंगे आपको, जैसे ये 10 है तो ये भी 10 है, पर ये भुजा का पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप, इसलिए उसका सूत्र है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, कितना एंगल बन रहा है, साथ में एंगल का भी आपको पता चल जाएगा कि बात समझ में आई या नहीं आई है ना। तो ये था दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, है ना, सब चीजें। और संगत जीवा, संगत जीवा का मतलब समझ में आया, ये वाला भाग। ओके, क्या बात इतनी समझ में आ चुकी है। ये था हमारा वृत्त से रिलेटेड, और इसमें जो भी हमने किया वो 2D किया है, 2 डायमेंशन। क्या किया, 2 डायमेंशन मतलब ये होता है, देखिए थोड़ा सा अंतर इसमें बता देता हूं। 2D का मतलब वो होता है और 3D, है ना, इसमें आपको उलझने की जरूरत नहीं। आप कक्षा 10वीं से पढ़ते आ रही है 2D 3D, आप जोड़ दिया कि 2D अलग है 3D अलग है, ऐसा कुछ नहीं। 2D जिसमें 2 डायमेंशन हो, 3D जिसमें 3 डायमेंशन, जिसको 3 ओर से देख सकते हैं। जैसे बोलते हैं 3D में मूवी, मतलब उसको इधर से इधर किधर भी देख सकते हैं। जैसे आपका मकान है, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बता देता हूं। एक रफ पेज, मान लीजिए बुक है, ये पूरी आपके पास बुक है, तो इसका यदि मैं एक पेज निकालता हूं, ये मैंने एक पेज निकाल लिया, फटा हुआ था भाई ऑलरेडी पहले से, ये एक पेज, ये 2D है। क्या है ये, 2D। अब ये पेज मिलकर एक पूरी बुक बन गई, तो ये बन गया 3D। तो 2D से क्या बन गया, 3D। पहले पेज था, अब देखो, अब मैं इसको 3 तरह, मतलब 3 विमाएं हो गई इसकी। लंबाई था, पहले चौड़ाई था। देखिए ये एक पेज था, तो ये तो लंबाई और चौड़ाई 2 था, ऊंचाई थी नहीं। अब इसमें लंबाई, चौड़ाई और साथ में ऊंचाई भी हो गया, तो इसलिए इसको 3D में रख लिया है। अब 3D में कौन कौन से रखे हैं उसको भी हम देख लेंगे। ये था हमारा 2D। आई होप ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। यदि ये चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। मैं बीच में नहीं बोलता हूं, कमेंट की नहीं बोलता हूं, तो इसका मतलब नहीं कमेंट भी नहीं आती है ना। यदि मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं तल्लीनता के साथ पढ़ा रहा हूं, कमेंट पे कोई ध्यान नहीं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं वीडियो को शेयर करें, मैं लास्ट में ही बोलता हूं, ताकि पूरा वीडियो खत्म होने के बाद आप उसको इत्मीनान के साथ, आपको लग रहा है कि नहीं वाकई में हमें इससे बहुत फायदा हुआ है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं माय डियर, यदि छोटी छोटी चीजें और आपको इससे थोड़ा सा भी फायदा होता है, तो जितने भी आपके ग्रुप में यार तैयारी कर रहे हैं, देखिए यदि आप सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं सीधी सी बात बताऊं, यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो एक जो व्यक्ति जो मेहनत करता है वो होपलेस हो जाता है, और जब होपलेस हो जाएगा तो वो इतना अच्छे से कंटेंट नहीं दे पाता। आप सोचो कि यार मैंने तो देख लिया, मुझे क्या मतलब कोई देखे नहीं देखे। आपका ये कर्तव्य बन रहा है, जैसे मैं आपको जगा रहा हूं ऐसे आप भी अन्य दूसरे को जगाने का काम करें। और जगाने से इसको मतलब नहीं उसको हिला के उठाओ के लिए तो उठ, उसको बस केवल वीडियो शेयर करें और उसको हल्का सा मोटिवेट कर दीजिए कि भाई ये वीडियो देख ले, इसके बाद इसमें टेस्ट सीरीज आएगी। तो टेस्ट सीरीज के जितने भी ग्रुप डी के हैं, एनटीपीसी के, रेलवे के हैं, जो भी एग्जाम है भाई, उस व्यापम के हैं, चाहे उस सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे एमपी गवर्नमेंट के, हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो सभी के लिए बेसिक फाउंडेशन का होना जरूरी है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय मां भारती।